अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको स्लाइड में नज़र आ रहा होगा, वी विल डिस्कस अबाउट द कैशे मैपिंग। अच्छा, कैशे मैपिंग होती क्या है और उसका यूज़ क्या है और इसकी कितनी टाइप्स हैं, आज के लेक्चर में ये हम कुछ डिटेल में ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। अच्छा, इससे पहले हम ज़रा एक डायग्राम देखते हैं, उसके बाद ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं, इनको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। एक बड़ी बेसिक लेवल की डायग्राम है, इसके बारे में हम इनिशियली पहले डिस्कस कर चुके हैं और आप लोग ऑलरेडी जानते भी हैं बेसिकली किस तरीके से जो है सीपीयू डिफरेंट कंपोनेंट्स के साथ कनेक्टेड होता है। तो बेसिकली जो हम ये पढ़ के आए हैं कि सीपीयू की जो डायरेक्ट एक्सेस है वो मेन मेमोरी तक होती है, लेकिन इसको अगर हम अगर फर्दर डिटेल पे देखें तो हम ये कह सकते हैं कि सीपीयू की जो डायरेक्ट एक्सेस है वो सबसे पहले कैश मेमोरी में देखते हैं। अच्छा, कैश मेमोरी का कॉन्सेप्ट हम पहले काफ़ी अर्ली कोर्स के अंदर, इवन के आर्किटेक्चर के कोर्स के इनिशियल लेक्चर्स के अंदर भी हम डिस्कस कर चुके हैं, बट इज द रोल ऑफ द कैश मेमोरी। तो बेसिकली कैश मेमोरी एक दफ़ा चलें दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि ये यूज़ होती किस लिए है। ये बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम की परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर हम स्पीड का कंपैरिजन करें कि अगर हम कहते हैं कि जो सीपीयू की जो स्पीड है या जो मेन मेमोरी की जिसको हम रैम कहते हैं उसकी स्पीड है, इन दोनों की स्पीड में बहुत ज़्यादा फर्क है। तो आप ये कह सकते हैं कि सीपीयू इज 100 टाइम फास्टर देन रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो बाज़ औक़ात जब सीपीयू को डायरेक्टली रैम से डेटा एक्सेस करना होता है यहाँ से, तो उसको वेट करना पड़ता है ड्यू टू द नेचर ऑफ द रैम। जैसे कि इसकी जो डी रैम है, इसके बारे में अभी आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने की मेरे ख्याल में यहाँ पर हमें जरूरत नहीं है। तो होता ये है कि जो भी इंस्ट्रक्शन जो मेन मेमोरी से आती है, तो वो उसको डेटा को उसकी कॉपी जो है वो कैश मेमोरी में उसको मैप किया जाता है। तो बेसिकली इसी चीज़ को हम मैपिंग कहते हैं। ठीक है, इसकी डिफरेंट टाइप्स हम देखेंगे कि देखिए इनिशियली हो क्या रहा है। हमारा डेटा पड़ा कहाँ पे हुआ है, हमारा डेटा जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज में पड़ा हुआ है। हमारी जो फाइल्स है, हमारा डेटा है, ऑडियो वीडियो फाइल्स है, जो भी फाइल्स हम एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं बेसिकली वो इस एरिया में वो रिजाइड है। तो होता क्या है कि जब सेकेंडरी मेमोरी से जो है वो इंफॉर्मेशन है वो लोड होती है मेन मेमोरी के अंदर। अच्छा, इसकी हायरार्की क्या है कि सीपीयू जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है कैश मेमोरी के साथ, कैश मेमोरी जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है मेन मेमोरी के साथ, और मेन मेमोरी जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है सेकेंडरी स्टोरेज के साथ। तो यहाँ पर होता ये है कि जो सेकेंडरी स्टोरेज में हमारा जो डेटा चंक्स में, यानी कि जो स्टोरेज एरिया है जहाँ पर डेटा हमारा बहुत ज़्यादा हैवी फाइल्स पड़ी होती हैं, जब हमने उनको एग्जीक्यूट करना होता है तो उनका कुछ पोर्शन जो है मेन मेमोरी में कॉपी किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली जब मेन मेमोरी वो इंफॉर्मेशन आती है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट में ये पेजिंग का कॉन्सेप्ट है, जिसमें जो है वो नंबर ऑफ पेजेस जो है वो नंबर ऑफ फ्रेम्स में जो है वो कन्वर्ट होते हैं। यानी कि जो हमारे पेजेस हैं वो मेन मेमोरी के अंदर फ्रेम्स के अंदर जो है वो मैप किए जाते हैं। ये यहाँ पर थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट आएगा, लेकिन हम पेजिंग को यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा यहाँ पर मकसद जो है वो मैपिंग है, और मैपिंग में भी हम कैश मैपिंग की यहाँ पर बात करेंगे। तो आज के टॉपिक में जो हमारा एरिया होगा वो रैम और कैश का होगा। ये वाला जो पोर्शन है ये ऑलरेडी आप ऑपरेटिंग सिस्टम में पेजिंग के, जिससे हम डिमांड पेजिंग जो है उस पर डिस्कस करते हैं, और उसमें सेगमेंटेशन, और जब वो पेज मैप नहीं होता तो उसमें हम पेज फॉल्ट की बात भी करते हैं। तो हमारा जो आज का डिस्कशन एरिया है वो है रैम और कैश मेमोरी के, किस तरीके से जो डेटा हमारा मेन मेमोरी के अंदर आता है वो कैश मेमोरी के अंदर जो है वो मैप किया जाता है या किया जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे ये जो लेवल्स हैं ये डिफरेंट क्यों है, इवन के जो कैश मेमोरी है इसके भी डिफरेंट लेवल्स हैं। इसको हम लेवल वन कैश भी कह सकते हैं, इसके अंदर लेवल वन कैश है या लेवल टू कैश है या लेवल थ्री कैश है। तो डिफरेंट लेवल्स जो है वो कैश मेमोरी के होते हैं। बेसिकली इससे ये परफॉर्मेंस हम जो है वो अचीव कर सकते हैं, बेहतर परफॉर्मेंस अपने कंप्यूटर सिस्टम की ले सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा, बिकॉज की जो रैम की जो स्पीड है वो सीपीयू की स्पीड से मैच नहीं करती, तो सीपीयू तकरीबन 100 टाइम फास्टर देन मेन मेमोरी होता है, रैम के मुकाबले में होता है।
तो इसलिए कुछ पोर्शन मेन मेमोरी से कैश मेमोरी में ट्रांसफर किया जाता है। और उसका बेसिक पर्पस ये होता है बिकॉज कैश मेमोरी बड़ी स्पीडी मेमोरी है, तो इसलिए जब सीपीयू को डायरेक्टली डेटा रीड करना होगा कैश मेमोरी से, वो बड़ा जल्दी रीड कर लेगा और बड़ी जल्दी उसकी एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर लेगा। अदर देन अगर उसको वो डेटा रैम से उठाना हो, तो चूंकि ये इक्वल टू द स्पीड ऑफ द सीपीयू नहीं है मेन मेमोरी, दैट्स वाई यहाँ पर डिले आ सकता है। अच्छा, जैसे हमने कहा कि लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 है। अच्छा, यहाँ पर जो कैश मेमोरी की जो कैपेसिटी है, ये आम तौर पर किलो बाइट्स और इवन जो हमारे मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं उनमें मेगाबाइट्स होती है। ठीक है, लेवल 1 जो है वो मेगाबाइट्स, 16 मेगाबाइट्स, 2 मेगाबाइट्स हो सकती है, लेवल 2 इससे कम, और लेवल 3 to 1 इससे कम हो सकती है। अच्छा, यहाँ पर हमने सीपीयू के साथ रजिस्टर्स की बात लिखी हुई है। रजिस्टर्स के बारे में ऑलमोस्ट सब लोग जानते हैं कि बेसिकली ये मेमोरी इनसाइड द सीपीयू जो मेमोरी होती है, इसको हम रजिस्टर कहते हैं। अच्छा, बेसिकली जो लेवल 1 कैश है, ये भी आप कह सकते हैं इट इज इनसाइड, राइट इनसाइड द सीपीयू। जो लेवल 1 है, ये मॉडर्न कंप्यूटर्स में, इवन के लेवल 2 भी मॉडर्न कंप्यूटर्स में ये इनसाइड द सीपीयू होते हैं। अच्छा, जो रजिस्टर है ये पर्टिकुलरली वो लोकेशंस हैं जहाँ पर जब इंस्ट्रक्शन या डेटा हमारा यहाँ से कैश मेमोरी से रैम से आता है, तो सीपीयू उन इंस्ट्रक्शंस को टेम्परली अपने पास स्टोर करता है। और वो कहाँ पे स्टोर करता है? वो रजिस्टर्स के अंदर उन इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, ताकि उस पर डिफरेंट किस्म की कंप्यूटेशन जो है वो परफॉर्म की जा सके। अच्छा, एक अक्सर क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट्स पूछते भी हैं या जीवन में भी आता है कि भाई अगर इतना ज्यादा ये कंपोनेंट एफिशिएंट है, कैश मेमोरी एफिशिएंट है, तो क्यों ना हम इसका साइज इतना बड़ा कर दें कि इसको हम एज ए सेकेंडरी स्टोरेज के तौर पे यूज करना शुरू कर दें। देखिए, सेकेंडरी स्टोरेज आम तौर पर टेराबाइट्स में होती है। ठीक है, आजकल के मॉडर्न कंप्यूटर्स के अंदर सेकेंडरी स्टोरेज जो है ये टेराबाइट्स में होती है, और रैम जो है ये गीगाबाइट्स में होती है। और इसी तरीके से जो कैश मेमोरी है ये मॉडर्न कंप्यूटर्स के अंदर मेगाबाइट्स या किलोबाइट्स में होती है। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम कैश मेमोरी को इतना एनहांस कर दें कि इसको हम टेराबाइट तक ले आए, ताकि ये जो सारी दरमियान में लेवल्स हैं इसमें, सेकेंडरी मेमोरी में डेटा पड़ा हुआ है, फिर वहां से रैम में आ रहा है, फिर कैश मेमोरी आ रहा है, तो क्यों ना एक ही इतनी बड़ी कैश मेमोरी बना दी जाए कि सीपीयू डायरेक्टली वहां से इंस्ट्रक्शन दे और उसको एग्जीक्यूट कर दे। वहां से इंस्ट्रक्शन रैम में ना देखनी पड़े, रैम से इंस्ट्रक्शन जो है वो मेमोरी, मेन मेमोरी से, या सॉरी सेकेंडरी मेमोरी से उसको लोड ना करना पड़े। देखिए, यहाँ पर जो बुनियादी जो काम है वो ये है कि बेसिकली इंस्ट्रक्शन सीपीयू तक पहुंचना। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो कैश मेमोरी है इट इज वेरी एक्सपेंसिव इन इट्स नेचर। कि अगर हम कैश मेमोरी को टेराबाइट या गीगाबाइट की कैपेसिटी बनाने की कोशिश करेंगे, तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम की जो ओवरऑल कॉस्ट है वो इतनी ज्यादा एक्सीड हो जाएगी, लाखों में कंप्यूटर की प्राइस चली जाएगी। हमारे लिए कंप्यूटर सिस्टम को परचेज करना जो है वो अफोर्डेबल नहीं रहेगा। दैट्स वाई ये एफिशिएंसी भी चाहिए है और इकोनॉमिकल भी हमें हमारे सिस्टम होने चाहिए। इसलिए सेकेंडरी स्टोरेज जो कि एक बड़ा इकोनॉमिकल मीडियम है डेटा स्टोरेज के लिए, सस्ता स्टोरेज मीडियम, और बल्कि इवन के इससे भी सस्ता जो है वो टेप ड्राइव है। अगर हम फर्दर बात करें कि जो हमारा बैकअप है वो हम टेप ड्राइव में रखते हैं, तो टेप ड्राइव का पर्पस क्या होता है? बेसिकली वो भी डेटा को स्टोर करने के लिए या बैकअप डेटा को रखने के लिए यूज किया जा सकता है। तो वो सेकेंडरी स्टोरेज यानी कि हार्ड डिस्क के मुकाबले में भी ज्यादा सस्ता है। अच्छा, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये आपको सिनेरियो अंडरस्टैंड हो चुका होगा कि बिकॉज कैश एक एक्सपेंसिव टाइप ऑफ मेमोरी है, इसको हम एज ए सेकेंडरी स्टोरेज के तौर पर इसको यूज या एज ए मेन मेमोरी के तौर पर यूज करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। अच्छा, अब ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये हम जरा जस्ट रीड कर लेते हैं। हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस ऑलरेडी कर ली हैं, तो इसमें वन बाई वन हम पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर ये है कि कैश मैपिंग क्या है, इसके बारे में अभी हम देखेंगे। लेकिन बेसिक जो अभी हमने डिस्कशन की है उसमें हम ये चाह रहे हैं कि जो डेटा हमारा रैम के अंदर पड़ा हुआ है उसको कैसे बेसिकली मैप करना है हमने कैश मेमोरी के तौर पर। अच्छा, ये तो अभी हम देखेंगे, और इसकी जब हम डिफरेंट टाइप्स देखेंगे, इसका यूज देखेंगे, और इसकी डिफरेंट हम टाइप्स देखेंगे, मैपिंग की डिफरेंट टाइप्स कौन सी है। तो इनिशियली जो अभी हमने बात की है, CPU is directly connected with the cache memory, जैसा कि हमने कहा, इट्स ओके।
कैश इज कनेक्टेड विद द मेन मेमोरी, ये वाली बात भी हमने कर ली। मेन मेमोरी इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द हार्ड डिस्क। ऑल ऑफ द डेटा इज रिजाइडिंग इन हार्ड डिस्क, हमारा जो डेटा है वो कहाँ पड़ा हुआ है, वो हार्ड डिस्क पे पड़ा हुआ है। उसमें से कुछ पोर्शन वो कहाँ पे आ रहा है, वो मेन मेमोरी के अंदर आ रहा है। इस तरीके से मेन मेमोरी से कुछ पोर्शन कहाँ पे आ रहा है, कैश मेमोरी के अंदर आ रहा है। अच्छा, डेटा इज रीड फ्रॉम द कैश मेमोरी बाय द सीपीयू। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ इस इफ अवेलेबल, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जरूरी नहीं है कि हमारा डेटा जो सीपीयू ने एड्रेस जनरेट किया है वो लाजमी कैश मेमोरी के अंदर पड़ा होगा। अगर तो सीपीयू को वो डेटा कैश मेमोरी से मिल जाएगा, इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं कैश हिट, मींस कि डाटा इज अवेलेबल। अगर एक सीपीयू ने एड्रेस जनरेट किया है डाटा को रीड करने के हवाले से, अगर वो कैश मेमोरी के अंदर मौजूद नहीं है, उसको हम कैश मिस कहते हैं। ये इस कॉन्सेप्ट को हम फर्दर आगे जाके डिस्कस करते हैं। अच्छा, स्पीड जो है, चूंकि ये सीपीयू की स्पीड के बराबर होती है कैश मेमोरी की, हम ये ऑलरेडी बात कर चुके हैं। दैट्स वाई जो है, अच्छा, हम इसको प्रेफर करते हैं स्पीड ज्यादा होने की वजह से कैश मेमोरी की, कि जो सीपीयू को डेटा चाहिए है वो उसको कैश मेमोरी में मिले, ताकि जल्दी से वो उसको लेकर वहां से एग्जीक्यूट कर दे। अच्छा, जैसे हमने कहा कि क्या हम एज ए स्टोरेज कंपोनेंट के तौर पर, मेन स्टोरेज कंपोनेंट के तौर पर कैश मेमोरी को यूज कर सकते हैं, इसका आंसर अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये प्रोवाइड कर दिया है। अच्छा, जैसे हमने बात की कि डिफरेंट लेवल कैश होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तो ये डिफरेंट जो है ये कैश मेमोरी के लेवल्स हैं जो अभी हमने प्रीवियसली डिस्कशन की इसके हवाले से। अच्छा, नॉर्मली जो मेमोरी के जो यूनिट्स हैं ये बाइट में लिए जाते हैं, या हम इनको वर्ड्स भी कह सकते हैं। तो 1 वर्ड इक्वल टू 2 बाइट या 4 बाइट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो एजम्पशन लेंगे वो हम इक्वल टू 1 वर्ड या 1 बाइट इक्वल टू 1 वर्ड ले सकते हैं। लेकिन ये वेरी करती हैं ये चीजें। हम जरा चीजों को सिंपल रखने के लिए, कंसेप्चुअल लेवल पे चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए हम अस्यूम कर लेंगे 1 बाइट इक्वल टू 1 वर्ड। So we want to place a complete word in cache memory। अच्छा, वर्ड बेसिकली क्या है? वर्ड का मतलब ये है कि अगर अब जरा हम ये एक दोबारा इस डायग्राम की तरफ आते हैं, जो मेन मेमोरी में जो डेटा पड़ा हुआ है वो इन द फॉर्म ऑफ वर्ड पड़ा हुआ है। ठीक है, बेसिकली हम ये कह सकते हैं इसमें कि ये एक पूरा ब्लॉक है, ये वाला क्या है। अच्छा, अगर ये हमारे पास मेन मेमोरी है तो इसको हम पूरा ये एक ब्लॉक कहेंगे। ठीक है, इस ब्लॉक के अंदर हमारे पास डिफरेंट वर्ड्स पड़े हुए हैं, यानी कि उसको हम वर्ड 1 या वर्ड 2 या वर्ड 3 या वर्ड 4 कह सकते हैं, वर्ड 5। एंड इट विल डिपेंड अपॉन हाउ मेनी नंबर ऑफ ब्लॉक्स आर देयर इन द रैम, रैम के अंदर वो नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं, तो ये डिपेंड करता है इस हवाले से। अच्छा, तो हमने कहा वी वांट टू प्लेस ए कंप्लीट वर्ड इन द कैश मेमोरी। तो जो मेन मेमोरी के अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है वो इन द फॉर्म ऑफ वर्ड पड़ा हुआ है, जबकि कैश मेमोरी के अंदर जो डेटा होगा वो हम कहाँ पर रखेंगे, वो हम लाइंस में रखेंगे। तो उसमें हम कहेंगे इसमें नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, कि कैश मेमोरी का जो साइज होगा वो डिपेंड करेगा हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइंस हियर इन कैश मेमोरी। तो इसकी कैपेसिटी हम वर्ड्स में रिप्रेजेंट करेंगे, और इसकी कैपेसिटी हम देखेंगे इसके अंदर नंबर ऑफ लाइंस कितनी है। अच्छा, अब हम चाहते क्या है, हम अब चाहते ये है कि अगर हमारा ये इसमें कुछ वर्ड्स पड़े हुए हैं। अच्छा, एक और चीज जो अंडरस्टैंडिंग के हवाले से, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि जो पेजिंग की जब हम बात करते हैं कि जो पेज साइज होता है वो फ्रेम साइज के इक्वल होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का ये कॉन्सेप्ट है पेजिंग का, जिसे हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, कि जब पेज साइज की बात करते हैं और जब हम फ्रेम साइज की बात करते हैं वो इक्वल होते हैं। इन द सेम वे यहाँ पर जो वर्ड होगा, या जो हमारे पास हम कहेंगे कि इसमें इस ब्लॉक के अंदर जो नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे वो कितने होंगे, वो जितने भी होंगे वो इक्वल टू होंगे नंबर ऑफ लाइन्स, यानी कि एक लाइन के अंदर जो नंबर ऑफ ब्लॉक्स इसके अंदर आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम कहेंगे कि इसके अंदर 4 वर्ड आ सकते हैं, ये ब्लॉक 1 है हमारे पास, अगर ये हमारे पास ब्लॉक 1 है और इस ब्लॉक 1 में अगर 4 वर्ड आ सकते हैं, तो वो 4 के 4 वर्ड जो है वो कैश मेमोरी की लाइन 1 में होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर वो लाइन 1 में मैप अगर हो रहे हैं तो। अच्छा, अब यहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा ब्लॉक किस लाइन में आएगा।
अब ये इसके लिए अब हम जो है ये डायरेक्ट मैपिंग पहली टाइप हम देखेंगे कि डायरेक्ट मैपिंग जो है वो किस तरीके से की जाती है। अच्छा, जैसे अभी हमने डिस्कशन की कि हम डायरेक्ट मैपिंग में क्या करते हैं, हमारे पास मेन मेमोरी होगी। अब यहाँ पर हमारी assumption ये है कि मेन मेमोरी का साइज जो है वो 28 वर्ड्स है और कैश मेमोरी का जो साइज है वो 16 वर्ड है। ठीक है। अच्छा, अब ये हम assumption ले रहे हैं, ये हम चेंज भी कर सकते हैं, ये हम 120 156 कर सकते हैं या 512 कर सकते हैं। तो ये 2 की पावर में हम कोई भी वैल्यू इसकी ले सकते हैं, लेकिन ये 2 की पावर में इसकी वैल्यू ली जाती है। अब यहाँ पर हमारी assumption ये है कि जो मेन मेमोरी है इसको डिवाइड किया गया है डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर। अच्छा, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं? टोटल हमने assume किया है टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इसमें 128 वर्ड्स है। अच्छा, अब हर एक सेगमेंट को, इस पोर्शन को हम कहेंगे ये एक पूरा ब्लॉक है। तो इसमें इसको हम कह देंगे ये ब्लॉक हमारे पास जीरो ब्लॉक होगा। इसको हम जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं या वन से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये ब्लॉक जीरो होगा। अच्छा, इस तरह के कितने ब्लॉक, ये ब्लॉक वन होगा, इसको हम ब्लॉक वन कह सकते हैं। नेक्स्ट वाला जो है ये बी वन या ब्लॉक वन होगा। और ये नेक्स्ट होगा हमारे पास ब्लॉक टू होगा, इसको हम ब्लॉक टू कह सकते हैं। ठीक है, एंड सो ऑन। ये हमारे पास ब्लॉक थ्री होगा, ब्लॉक फोर होगा। और लास्ट वन जो है ये ब्लॉक नंबर कौन सा होगा? अच्छा, अगर हम ये कहें कि ये टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इसमें 128 है और हर ब्लॉक के अंदर चार वर्ड्स आते हैं, कि वन ब्लॉक इक्वल टू फोर वर्ड्स है। एक ब्लॉक के अंदर कितने वर्ड्स आ रहे हैं इसमें? हम अस्यूम कर रहे हैं कि इसमें फोर वर्ड्स है, फोर वर्ड्स है। इसका मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि इस एरिया में इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल W0, W1, W2 एंड W3। ठीक है, ये हमारे पास है, ये हमारे पास फोर क्या होंगे, वर्ड्स होंगे। अच्छा, ये हमारी assumption है यहाँ पर, और assumption हम बेसिकली ये गिवन होगी हमारे पास। और अगर गिवन नहीं भी है तो हम इसको कहेंगे वन ब्लॉक इक्वल टू फोर वर्ड्स। तो ये जीरो से स्टार्ट करेंगे, जीरो वन टू थ्री। अच्छा, इस तरीके से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर, और इसको मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास होगा नेक्स्ट पे इस एरिया में W3, W4 आ जाएगा, ये W5 आ जाएगा, W6 आ जाएगा एंड W7 हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर, अच्छा इसको आप 0 1 2 3 भी लिख सकते हैं, इट डजेंट मैटर, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ ब्लॉक विल बी देयर इन द मेमोरी साइज 128 वर्ड्स। कि जो 128 वर्ड्स की जो मेमोरी है इसमें टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने होंगे, ये हम बड़ी आसानी के साथ इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसको कैलकुलेट करने के लिए हम कहेंगे फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके पास 128 वर्ड साइज की मेमोरी है और हर ब्लॉक के अंदर चार वर्ड्स हैं, तो अगर हम 128 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 32, दैट इज इक्वल टू 32। तो ये जो 32 है ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, ये नंबर ऑफ ब्लॉक्स आ जाएंगे। इट मीन जो लास्ट वन ब्लॉक होगा दैट इज इक्वल टू B31, जीरो से लेकर 31 तक ये टोटल 32 बनेंगे। तो अब आप ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये W0, W1, W2, W3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड सो ऑन। जो लास्ट वन होगा यहाँ पर, ये वाला जो पोर्शन हमारे पास होगा, इसमें जो वर्ड आएंगे वो वर्ड कौन से आएंगे, ये अभी हम देख लेते हैं। ये हमारे पास होंगे W24,
इधर से हम इसको टाइप कर लेते W, अच्छा ये 124 सॉरी होगा 124, W125, W126 एंड W127। अच्छा ये थोड़ा सा ये नीचे शायद आ जाएगा, इसको फॉन्ट साइज हम कम कर देंगे तो ये शो हो जाएगा यहाँ पर, ये अच्छा। तो ये हमने देखा कि जो लास्ट ब्लॉक होगा इसमें हमारे पास कौन कौन से वर्ड आएंगे, W24, 124, 125, 126 एंड 127। अच्छा ये हमने अभी तक जो, अब हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद है कि हमने मेन मेमोरी से एक कंप्लीट ब्लॉक जो है वो कैश मेमोरी, अच्छा कैश मेमोरी को अब थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि कैश मेमोरी को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है। कैश मेमोरी के बारे में हमने कहा इसमें जो टोटल वर्ड्स हैं वो 16 है। अच्छा इसमें नंबर ऑफ लाइंस कितनी होंगी, इसमें नंबर ऑफ लाइंस 4 होंगी। और ये जो नंबर ऑफ लाइंस है इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास लाइन 0 होगी, इसको हम कहेंगे लाइन 1, ये हमारे पास होगी लाइन 2, ये हमारे पास होगी लाइन 3। तो अच्छा अब हमारे पास ये जो रैम के अंदर जो नंबर ऑफ वर्ड्स हैं जब ये ट्रांसफर होंगे ये पूरा का पूरा ब्लॉक ट्रांसफर होगा, यानी कि जब हम कहेंगे कि ब्लॉक 0 ट्रांसफर हो रहा है तो हम ये बताएंगे वो लाइन 0 में हो रहा है या लाइन 1 में हो रहा है या लाइन 2 में हो रहा है या लाइन 3 में हो रहा है। तो वो कहां पर अवेलेबल होगा, वो डायरेक्टली कहां पर अवेलेबल होगा, ये बेसिकली हमें डायरेक्ट मैपिंग बता रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डायरेक्ट मैपिंग। तो इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है जिस फार्मूले से हम ये चीज कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास कौन सा ब्लॉक किस लाइन पे अवेलेबल होगा, तो इसके लिए जो हमारे पास फार्मूला होगा डायरेक्ट मैपिंग का इसको हम कहेंगे के मॉड एन। तो यहाँ पर मैं इसको रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, इसको हम कहेंगे के मॉड एन फार्मूला है हमारे पास। अच्छा इसमें के क्या है और एन वैल्यू क्या है हमारे पास, इसके बारे में बता देता हूँ। के इज द ब्लॉक नंबर, ये क्या होगा हमारे पास, ये ब्लॉक नंबर होगा। अच्छा और एन हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ लाइंस होगा, एन हमारे पास क्या होगा, ये नंबर ऑफ लाइंस होगी, नंबर ऑफ लाइंस, ये टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी है। अच्छा अब जरा देखेंगे कि अगर हम कहते हैं कि हमारे पास ब्लॉक नंबर हमारे पास है 0, ठीक है। अच्छा ब्लॉक नंबर जो 0 है तो ये किस लाइन पे आएगा, ये फार्मूला हमें बताएगा कि किस लाइन पे ये वाला ब्लॉक बी 0 होगा, या ब्लॉक 1 किस लाइन पे होगा, या ब्लॉक 2 जो है वो किस लाइन पे होगा, या ब्लॉक 3 जो है वो किस लाइन पे होगा। तो इसके लिए जो है ये फार्मूला ये याद रखिएगा, के मॉड एन फार्मूला है। के इज द ब्लॉक नंबर, एन इज द नंबर ऑफ लाइंस, के टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी है। अच्छा पहले ब्लॉक 0 के लिए देख लेते हैं, तो ब्लॉक 0 इट मीन्स कि ब्लॉक नंबर 0 है तो ये वैल्यू 0 होगी ब्लॉक नंबर की। और इस पे जब हम मॉड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और जब हम ये कहेंगे 0 मॉड नंबर ऑफ लाइंस दैट इज इक्वल टू 4, तो 0 मॉड 4 हमारे पास आंसर क्या आएगा इसका, 0 मॉड 4 इक्वल टू 0। इट मींस कि जो आंसर 0 आएगा दैट इज 0 लाइन नंबर, यानी कि ब्लॉक 0 स्टोर होगा कहां पर, लाइन नंबर 0 पे स्टोर होगा। इसका मतलब यहां पर ये हुआ कि ये वाला जो एरिया है यहां पर ब्लॉक 0 स्टोर होगा, इसको हम कहेंगे ये ब्लॉक 0 यहां पर आएगा। अच्छा ब्लॉक 1 कहां पर आएगा, ब्लॉक 1 में यहां पर गेन फार्मूले में देखेंगे, अगर मैं यहां पर 1 कर दूं मॉड 4 कर दूं तो 1 मॉड 4 इक्वल टू 1 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्लॉक नंबर 1 होगा वो लाइन नंबर 1 में आएगा, वो हमारा कहां पर आएगा, वो लाइन नंबर 1 में आएगा, लाइन नंबर ब्लॉक 0, ब्लॉक 1 जो है वो लाइन नंबर 1 में आएगा। अगेन ये बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, इसको आप दोबारा देख सकते हैं कि हमने कहा है के मॉड एन फार्मूला कैसे काम करता है।
k is the block number, n is the number of lines, block number 0, number of lines are 4, 0 mod 4 equal to 0, तो इसका मतलब है ब्लॉक 0। और ये हमेशा लाइन 0 पर ही आएगा, ये नहीं कह रहे कि कभी इसमें आएगा कभी नहीं आएगा। तो डायरेक्टली अवेलेबल, द ब्लॉक 0 इज डायरेक्टली अवेलेबल इन लाइन 0 इन दैट पर्टिकुलर एग्जाम्पल। हम इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये तो हो गया, चले हमारे पास जो ब्लॉक नंबर 1 जो है वो इधर आ जाएगा। अब नेक्स्ट ब्लॉक 2, ये कई एग्जांपल्स हम फर्दर देख लेते हैं कि ब्लॉक नंबर 2 हमारे पास क्या होगा, 2 mod 4 इक्वल टू 2। इसका मतलब वो लाइन 2 पे होगा। वो कहां पर होगा, वो लाइन नंबर 2 पे आएगा। तो ये हमारे पास अवेलेबल होगा लाइन नंबर 2 में। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ब्लॉक नंबर 3 जो है वो किस लाइन पे अवेलेबल होगा, 3 mod 4 इक्वल टू 3। तो इसका मतलब है हमारे पास जो ब्लॉक नंबर 3 अवेलेबल होगा वो अवेलेबल होगा लाइन नंबर 3 में। थोड़ा सा रीसाइज कर लेता हूँ। अच्छा, तो ये थोड़ा सा अंदाजा हो गया आपको कि ये किस तरीके से इसका फार्मूला वर्क करेगा, लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास ब्लॉक नंबर 4। जो ब्लॉक नंबर 4 होगा वो किस लाइन पे आएगा, अगेन 4 mod 4 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ जो ब्लॉक नंबर 4 है वो कहां पर अवेलेबल होगा, वो लाइन 0 पे अवेलेबल होगा। इसी तरीके से जो ब्लॉक 5 अवेलेबल होगा वो 5 mod 4, ये 1 आ जाएगा, तो वो लाइन 1 पे अवेलेबल होगा ब्लॉक 5। इसी तरीके से जो हमारे पास ब्लॉक 6 होगा वो लाइन 2 पे अवेलेबल होगा। ये इसी तरतीब के साथ हम इसको चलते जाएंगे और यहाँ पर ब्लॉक 7 हमारे पास अवेलेबल होगा। फर्दर कुछ इसकी जरा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। अच्छा, जब 8 की बारी आएगी, देखें हमारे पास जब ब्लॉक 8 यहाँ पर ये 0 1 2 3 4, ये कोई भी 8 ब्लॉक 8 है यहाँ पर, तो ब्लॉक 8 के लिए फार्मूले अप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 mod 4, मैं इधर एक कर देता हूँ ताकि किसी कंफ्यूजन है तो वो दूर हो जाए। तो अगर हम कहेंगे 8 mod 4, ये रिमाइंडर ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो रिमाइंडर वैल्यू क्या आएगी 8 mod 4 की, तो 0। इसका मतलब है जो ब्लॉक 8 होगा वो लाइन 0 पे आएगा। और जब ये 9 हो जाएगा 9 mod 4, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा, जी बिल्कुल 1 आएगा। इट मींस कि जो हमारे पास ब्लॉक 9 होगा वो लाइन 1 पे आएगा एंड सो ऑन। अब ये मैं वैल्यूज कंप्लीट लिख देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन है तो इसको आप फर्दर देख लें। तो यहाँ पर मेरे पास ब्लॉक 7 आ चुका है, ब्लॉक 8 आ जाएगा, यहाँ पर ब्लॉक 9 आ जाएगा, यहाँ पर ब्लॉक 10 आ जाएगा, यहाँ पर ब्लॉक 11 आ जाएगा, यहाँ पर ब्लॉक 12 आ जाएगा, यहाँ पर ब्लॉक 13 आ जाएगा, यहाँ पर ब्लॉक 14 आ जाएगा, यहाँ पर ब्लॉक 15 आ जाएगा। उम्मीद है कि अब आपको ये सारे अंडरस्टैंड हो जाए। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, तो हम यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि ये सारे ब्लॉक एक ही वक्त में अवेलेबल होंगे, लेकिन जब बी 0 ब्लॉक 0 अवेलेबल होगा वो लाइन 0 में अवेलेबल होगा। जब आप ब्लॉक 4 की बात करेंगे वो हमेशा लाइन 0 में ही अवेलेबल होगा। जब हम ब्लॉक 10 की बात करेंगे वो हमेशा लाइन 2 में ही अवेलेबल होगा। ठीक है, तो हम ये बता रहे हैं यहाँ पर इस फार्मूले की मदद से कि जब भी ब्लॉक 0 आएगा, जब भी ब्लॉक 4 आएगा, जब भी ब्लॉक 8 आएगा, जब भी ब्लॉक 12 आएगा, 16 आएगा, 20 आएगा, 24 आएगा, 28 आएगा, ये सारे के सारे लाइन 0 में आएंगे। बिकॉज इस फार्मूले के तहत के मॉड एन फार्मूले के तहत उनकी जो जगह बनती है वो लाइन 0 बनती है। तो यहां पर ये चीज याद रखिएगा, हर ब्लॉक में नंबर ऑफ वर्ड्स 4 है। इसका मतलब है जब ब्लॉक 0 कैश मेमोरी में होगा तो कौन कौन से वर्ड्स होंगे, W0, W1, W2, W3। तो इसका मतलब है कि ये 4 वर्ड्स लाइन 0 में अवेलेबल होंगे जब हम ये कह रहे हैं कि ब्लॉक 0 लाइन 0 में है।
और जब हम ये कह रहे हैं, मिसाल के तौर पर जब हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास ब्लॉक 3 है, तो ब्लॉक 3 जब लाइन 3 में अवेलेबल होगा तो कौन कौन से वर्ड्स अवेलेबल होंगे। तो यहां से हम देख लेते हैं कि ब्लॉक 3 के वर्ड्स कौन कौन से बनेंगे। तो ब्लॉक 2 के वर्ड्स बन जाएंगे 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहां पर कौन से वर्ड्स होंगे 12 13 14 15 जब ब्लॉक 3 लाइन 3 पर अवेलेबल होगा। तो इस चीज को कंफ्यूज नहीं करना आपने कि ये सारे के सारे एक वक्त में अवेलेबल हैं। हम ये कह रहे हैं कि जब ब्लॉक 0 आएगा वो हमेशा लाइन 0 में आएगा। जब ब्लॉक 31 आएगा, जो भी इनमें से उसकी जो पोजीशन बनती होगी ब्लॉक 31 उस पोजीशन पे आएगा, उसके अलावा किसी पोजीशन पे नहीं आ सकता। तो ये तो होगी मैपिंग। अच्छा, अब अगली बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है, होपफुली ये चीज अंडरस्टैंड हो चुकी होगी। अब हम तरफ असल अपने प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं कि फॉर एग्जांपल कि सीपीयू ने एक एड्रेस जनरेट किया है। अच्छा, वो एड्रेस उसने जो जनरेट किया है वो एक फिजिकल एड्रेस है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि जो फिजिकल एड्रेस मेन मेमोरी का होगा वो कितनी बिट्स में होगा। वो कितनी बिट्स में होगा वो हम देख सकते हैं। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जो हैं वो 128 है। और 128 वर्ड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 0 टू, इधर लिख लेते हैं हम, यहाँ पर हम ये यूज करते हैं 0 to 127। ठीक है। और 0 to 127 बिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितनी बिट्स की रिक्वायरमेंट होगी। 2 की पावर 7, 2 की पावर 7, बिकॉज द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन द मेन मेमोरी आर 128। तो ये चीज जेहन में रखनी है कि जो फिजिकल एड्रेस जनरेट होगा उसमें नंबर ऑफ बिट्स कितनी होंगी। उसमें जो नंबर ऑफ बिट्स होंगी वो 7 बिट्स होंगी। ये इस फार्मूले से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज तो ये हो गई। अच्छा, अब जो फिजिकल एड्रेस है उसका फॉर्मेट क्या होगा। तो फिजिकल एड्रेस के फॉर्मेट के हवाले से हम ये बात करते हैं। अभी हमने ये देख लिया कि इसमें टोटल नंबर ऑफ बिट्स जो होनी है वो तो कितनी होनी है, वो 7 होनी है। और इसमें फॉर्मेट क्या होगा, इसमें जो 2 बिट्स होंगी वो रिप्रेजेंट करेंगी ब्लॉक ऑफसेट को। इसको हम ब्लॉक ऑफसेट कह दिया, ब्लॉक साइज हम कह सकते हैं इसको ब्लॉक ऑफसेट। अच्छा, अगर ये प्रॉपर लिखा ना भी जाए इसको जेहन में रखिएगा ये क्या है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये ब्लॉक ऑफसेट है ये। ठीक है, ये ब्लॉक ऑफसेट होगा ये। अच्छा, ये ब्लॉक ऑफसेट है क्या है। देखिए, हर ब्लॉक में टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4। तो मुझे ये बताइएगा 4 वर्ड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट्स की जरूरत होगी। 0 1 2 3 4, यानी कि 4 नंबर हैं। तो उसके लिए जो बिट्स होंगी वो टोटल बिट्स आएंगी वो 2 होंगी, क्योंकि दोनों बिट्स अगर 1 होंगी तो वो रिप्रेजेंट करेंगी किसको, 3 को। और अगर दोनों 0 होंगी तो वो रिप्रेजेंट करेंगे किसको, 0 को। तो 0 to 3 ये टोटल 4 बन जाएंगी। 0 to 3 टोटल कितनी बन जाएंगी, ये 4 बन जाएंगी। इसका मतलब है कि जो ब्लॉक ऑफसेट क्या है कि हम किस वर्ड की बात कर रहे हैं। तो ये जो 2 बिट्स हैं ये हमें इस ब्लॉक के अंदर उस पर्टिकुलर वर्ड के बारे में बताएंगी। ये दो बिट्स होंगी। अच्छा, ये हम फिजिकल मेमोरी की बात कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद बाकी जो 5 बिट्स होंगी, ये बाकी 5 बिट्स किसको रिप्रेजेंट कर रही होंगी, ये ब्लॉक नंबर को रिप्रेजेंट कर रही होंगी। किसको रिप्रेजेंट कर रही होंगी, ये ब्लॉक नंबर को रिप्रेजेंट कर रही होंगी। अच्छा, ये नंबर ऑफ 5, ये 5 बिट्स किस तरीके से है। देखिए, हमारे पास टोटल ब्लॉक्स कितने हैं, 32। और वो है 0 से लेकर 31। तो हमें कितनी बिट्स चाहिए होंगी 31 को रिप्रेजेंट, यानी कि टोटल 32 को रिप्रेजेंट करने के लिए। 2 की पावर 5, तो हम जानते हैं 2 की पावर 5 जो होता है वो 32 के बराबर होता है। तो इट मीन्स कि हमारे हमारे पास जो ब्लॉक को रिप्रेजेंट करने के लिए जो बिट्स चाहिए होंगी वो 5 चाहिए होंगी। होपफुली ये चीज अंडरस्टैंड हो चुकी होगी। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल सीपीयू ने एक एड्रेस जनरेट किया। हम यहाँ पर कोई मिसाल ले लेते हैं कि सीपीयू ने एक एड्रेस जनरेट किया है, पूरा क्लियर कर लेते हैं।
अच्छा, सीपीयू ने एक एड्रेस जनरेट किया है, वो मैं कोई भी एग्जांपल यहाँ पर ले लेता हूँ, और वो 7 बिट एड्रेस है और वो फिजिकल एड्रेस है। अब वो एड्रेस क्या है, मिसाल के तौर पर 0 0 1 0, कितनी 4 बिट्स होगी, 0 5 1 0। चलें, ये मैंने अपनी रैंडमली एक बिट ले ली है, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देख सकते हैं, ये जो 7, दोबारा देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 बिट एड्रेस है ये। तो इसमें अच्छा, अब जरा ये देखते हैं कि ये किस वर्ड को देखना चाह रहा है, जो फिजिकल एड्रेस है। अब सीपीयू कौन सा वर्ड चाहिए है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये नंबर बनता क्या है। ये नंबर हमारे पास बनेगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, ये 2 बन जाएगा, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 0 1 2 3 4, तो ये बन जाएगा 16, और 16 + 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 18। हमारे पास क्या आ जाएगा, 18। इट मीन्स के सीपीयू को W18, अब W18 यहाँ पर कहीं पड़ा होगा, अभी एग्जैक्ट लोकेशन उसकी ढूंढ भी सकते हैं हम। W18 यहाँ पर है, 8 है, 8 9 10। चलें, इसकी पोजीशन मैं भी आपको दिखा भी देता हूँ। इसको मैं यहाँ से क्या करता हूँ, क्लोज करके, यहाँ पर जो हमारे पास होगा, ये 7 के बाद यहाँ पर आ जाएगा 8 9 10। मैं जस्ट इसका नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पर, 8 9 9 10 एंड 11। अच्छा, इसमें चले हम ऐसे कर लेते हैं कि हमें थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। हम इसका जो फिजिकल एड्रेस है इसको थोड़ा सा ऐसे मोल्ड कर लेते हैं कि इसका जो साइज है हमें यहाँ से कोई मिल जाए। यानी कि मैं, आप अपनी मर्जी से बाद में इसको कोई अदर एग्जांपल लेके सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं फिलहाल कोई ऐसा एड्रेस ले लेता हूँ जो कि इनमें से किसी जो है वो वर्ड में से एग्जिस्ट करता होगा। मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक फिजिकल एड्रेस लेता हूँ, मैं इसको रिमूव करके मैं एक और फिजिकल एड्रेस ले लेता हूँ आसानी के लिए जस्ट, लेकिन आप इसको कर सकते हैं बाद में। तो इसको मैं ले लेता हूँ, लेट्स सपोज 0 0 0, और इसके साथ मैं एक नंबर ले लेता हूँ 10, और चलें 10 एक और, ठीक है। मैं एक नंबर ये जनरेट, कितने हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अच्छा, अब ये देखिए ये नंबर क्या बना है, ये 1010, ये 10 के इक्वल है। इसका मतलब है सीपीयू को ये वर्ड चाहिए, ये W10। मैंने इसलिए इसको कम कर दिया ताकि हमें बहुत ज्यादा आगे ना जाना पड़े। अदरवाइज जो भी एड्रेस जनरेट होगा वो किसी ना किसी वर्ड से डेफिनेटली वो रिप्रेजेंट होता होगा। ये आपको ये कंप्लीट, क्योंकि मेरे पास अभी जगह नहीं थी, जब आप उसको हाथ से करेंगे पूरी एग्जाम्पल को, जो मैं आपको बाद में क्वेश्चन दूंगा, ये कंप्लीट कीजिएगा इसको, ताकि आपकी इस पे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और आपको ये एग्जाम्पल प्रॉपर समझ भी आ जाए और डायरेक्ट मैपिंग का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए। तो मैंने आसानी के लिए क्या किया, मैंने 7 बिट एड्रेस ले लिया, 0 0 0 1 0 1 0, दैट इज इक्वल टू 10। और ये हमारे पास जो डेसिमल का 1010 है, ये 10 के बराबर होता है। इट मीन ये W10 मुझे चाहिए। अच्छा, अब ये W10 जो है, ये मेरे पास कहाँ पर अवेलेबल होगा, कौन से ब्लॉक में बेसिकली होगा। तो ये ब्लॉक 2 है। तो इसका मतलब है कि मुझे ये वाला ब्लॉक चाहिए है, कैश मेमोरी के अंदर ब्लॉक 2 चाहिए है। अच्छा, लेकिन अब बात ये है कि ब्लॉक 2 के अंदर मेरे पास जो है ये W10 मुझे चाहिए इसके अंदर। अच्छा, उसको कैसे रेफर करेगा सीपीयू। तो यहाँ पर जो हमारे पास कैश मेमोरी के लिए जो एड्रेस, फिजिकल एड्रेस जनरेट होगा, वो इससे डिफरेंट होगा। जैसे हमने कहा था ना कि इसमें हमारे पास ऑफसेट 2 और हमारे पास जो नंबर ऑफ ब्लॉक्स के लिए 5 यूज होगा, लेकिन जब हम फिजिकल एड्रेस कैश मेमोरी के लिए कैलकुलेट करेंगे वो जरा डिफरेंट होगा। इसको जरा नोट कर लीजिएगा, वो किस तरीके से होगा। होंगी 7 बिट्स ही, लेकिन इन 7 बिट्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, यानी कि जो फिजिकल एड्रेस जनरेट होगा फॉर कैश मेमोरी, ये 7 बिट्स ही होंगी। अच्छा, लेकिन उसको डिवाइड कैश मेमोरी के लिए कैसे किया जाएगा, उसके लिए सेम ऑफसेट बिट्स 2 ही होंगी। अच्छा, और इसके बाद जो अगली जो 2 बिट्स होंगी, वो हमें लाइन नंबर के बारे में, देखिए लाइन, टोटल लाइंस कितनी है, टोटल लाइन है 4, 0 से लेकर 3 तक।
तो 4 लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 2 बिट्स चाहिए, ठीक है। तो मैं लिख नहीं रहा, लेकिन इसको जरा नोट डाउन कर लीजिएगा रिकॉर्डिंग सुन के बाद में, कि जो पहली 2 बिट्स हैं ये आपका ब्लॉक ऑफसेट बता रही हैं, ठीक है, ये नोट कीजिएगा इसको। अगली जो 2 बिट्स हैं ये हमें लाइन नंबर बता रही हैं, और अगली कितनी रह गई हैं, अब 2 और 2 4 और 3 4 रह गई है यहाँ पर, 2 और 2 4 और ये 3 सॉरी रह गई है। 3 जो हमारे पास नंबर ऑफ बिट्स होंगी ये टैग नंबर को बताएंगे। ठीक है, टैग नंबर क्या है इसके बारे में बताता हूं अभी आपको मैं, ये बताएंगे हमें टैग के बारे में। अच्छा, यहां पर टैग रिप्रेजेंट कर रहा है कि विच ब्लॉक की जो ब्लॉक है उसका बेसिकली वो लाइन नंबर हमारे पास क्या है। अच्छा, अब फर्ज किया इसके लिए जो हमारे पास एड्रेस जनरेट करना है हमने, अब यहाँ पर ये कहाँ पे अवेलेबल है। बेसिकली आप ये देखें कि ये जो W10 था ये ब्लॉक 2 का पार्ट था, ये हमें लाइन 2 में चाहिए, ये बेसिकली हमें कहाँ चाहिए, ये लाइन 2 में चाहिए। तो इसके लिए जो वर्किंग होगी इसकी वो किस तरीके से होगी, इसको जरा देखते हैं। तो कौन सा ब्लॉक जो है ये हमारे पास, ये पहला जो है ये टैग नंबर है, ये टैग नंबर रिप्रेजेंट करेगा कौन सा ब्लॉक जो है वो मेन मेमोरी से हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल होगा। और 2 जैसे कि हमने कहा 2 हमारे पास लाइन नंबर होगा, यानी कि 2 बिट्स रिप्रेजेंट करेंगी लाइन नंबर को, 2 बिट्स जो हैं उस ब्लॉक के ऑफसेट को रिप्रेजेंट करेंगी। अच्छा, इन दैट पर्टिकुलर एग्जांपल हमारे पास जो W10 है, जो बेसिकली हमने एक फिजिकल एड्रेस मेन मेमोरी का जनरेट किया था, इसके लिए जो कैश मेमोरी का फिजिकल एड्रेस है वो 7 बिट में कैसे बनेगा, इसको बड़ा ध्यान से आपने अंडरस्टैंड करना है। तो यहां पर आप देखिएगा कि 3 बिट्स जो हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कौन सा ब्लॉक आ रहा है। तो ब्लॉक हमारे पास आ रहा है B2 ब्लॉक आ रहा है। तो 2 ब्लॉक को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 बिट्स में हम किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां पर हम देख लेते हैं कि 2 को 3 बिट में कैसे लिखेंगे, 0 1 0 अच्छा, उसके बाद हमारे पास 2 क्या है, ये 2 बिट्स जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, वो रिप्रेजेंट कर रही है लाइन नंबर को। जैसे मैंने कहा 2 बिट्स लाइन नंबर को रिप्रेजेंट करेंगी। तो लाइन नंबर कौन सा है, तो लाइन नंबर यहां पर जो है वो 2 है। तो लाइन नंबर 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कितनी बिट्स को यूज करेंगे यहां पर, अगेन 1 एंड 0। तो ठीक हो गया, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करेंगे 1 एंड 0। तो ये हमारे पास है लाइन नंबर। अच्छा, जैसे हमने कहा कि हमारे पास जो फिजिकल एड्रेस ऑफ द मेन मेमोरी होगा उसमें जो बिट्स नंबर ऑफ 7 ही रहेंगी, लेकिन इसके साथ हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो किस तरीके से होगी कि ये जो LSP हमारे पास जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स हमारे पास जो होगी, ये इसको RSP जो होगी इसको हम 2 बिट्स यानी कि ऑफसेट से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो नंबर ऑफ 2 होगा, ये जो 2 होगा इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ये लाइन नंबर से, और इसको हम टैग से रिप्रेजेंट करेंगे। टैग का मतलब जैसे हमने कहा कि ये है कि हमारे पास नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं और कौन से नंबर ऑफ ब्लॉक्स की यहाँ पर बात हो रही है। अच्छा, ये जो 3 है बेसिकली ये 3 बिट्स रिप्रेजेंट कर रही है कि हर लाइन में टोटल कितने ब्लॉक्स आ सकते हैं। तो आप ये देखें कि B0 आ सकता है, B4 आ सकता है, B8 आ सकता है, B12 आ सकता है, जैसे 16 आ सकता है, 20 आ सकता है, 24 आ सकता है, 28। ये टोटल ब्लॉक्स जो लाइन 0 में आ सकते हैं वो कितने आ सकते हैं, 7 आ सकते हैं। इसी कैसे जो लाइन 1 में जो ब्लॉक आ सकते हैं वो भी 7 आ सकते हैं। कैसे, 1 5 9 13 17 21 25 29 एंड सो ऑन, ये 7 हो सकते हैं। अच्छा, ये जो टैग है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि करंटली इस वक्त कौन सा ब्लॉक जो है वो किस लाइन में है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यहाँ पर कि उस प्रीवियस एग्जांपल की ही, कि जिसमें हमने ये कहा था कि W10, हमने कहा था कि W10 जो है हमारे पास, इसका जो फिजिकल एड्रेस जो जनरेट हुआ था वो हुआ था फॉर द मेन मेमोरी 0 0 0 1 0 1 0, और जिसमें हमारे पास पहली जो 5 बिट्स थी ये रिप्रेजेंट कर रही थी हमारे पास किसको, इसके ब्लॉक नंबर को, और अगली जो रिप्रेजेंट कर रही थी इसके ऑफसेट को। अच्छा, जब ये फिजिकल एड्रेस कन्वर्ट होगा कैश मेमोरी के हवाले से, तो देखिए ये जो ब्लॉक नंबर है यहाँ पर, ये ब्लॉक नंबर 2 है। जो W10 है, जो वर्ड 10 है, ये कहाँ पर पड़ा हुआ है, ये ब्लॉक 2 में पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर वो किस लाइन में आएगा, वो लाइन नंबर 2 में पड़ा होगा। तो लाइन नंबर 2 की पहली पोजीशन पे है।
यानी कि B2 जो है ये लाइन नंबर 2 की पहली पोजीशन पे है। इट मींस कि जो 3 बिट्स रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर, इस B2 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 0 0 0 यूज करेंगे। ये इसके पहले ब्लॉक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, इसके अंदर ये जो 2 है ये उसके लाइन नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए ये जो 2 है, ये 2 बिट्स जो है ये लाइन नंबर के लिए यूज होंगी। तो ये जो B2 है ये किस लाइन में है, ये लाइन 2 में है। तो लाइन 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 1 0 यूज करेंगे। और उसके अंदर ऑफसेट, ऑफसेट वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है, बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही है हमारे पास उसके अंदर वर्ड को, कौन से वर्ड की बात कर रहे हैं। तो यहां पर हम कह रहे हैं कि ये उसकी पोजीशन, ये उसकी लाइन नंबर, और ये इस पोजीशन पे जो ब्लॉक पड़ा हुआ है इस लाइन में उसकी ऑफसेट वैल्यू 2, यानी कि 0 1 2, और ये बनेगी 1 0, ये बनेगी हमारे पास 1 0 इस तरीके से। अच्छा, अब यहां पर जैसे कि हमने कहा कि लेकिन इसको अंडरस्टैंड 3 2 2 की फॉर्म में किया जाएगा। इसको अंडरस्टैंड कैसे किया जाएगा, टैग, और उसका हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास आ जाएगा उसका लाइन नंबर, और ये आ जाएगा उसका तो इसमें देखें ये बिट्स हमारे पास वही आई हैं, और हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन हुई है वो उसी तरीके से हुई है। लेकिन उसको कैश मेमोरी में अंडरस्टैंडिंग इसकी डिफरेंट होगी। अच्छा, अब एक और एग्जांपल डिफरेंट तरीके से जरा लेते हैं। हम कहते हैं कि कैश मेमोरी में जो किसी एक पोजीशन पे जो टैग नंबर है वो टैग नंबर जनरेट हुआ है यहाँ पर, मिसाल के तौर पर 010। मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ। ये टैग नंबर, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मेरे पास कौन कौन से वर्ड्स अवेलेबल होंगे। तो यहाँ पर ये देखिएगा कि जब हमने बात की है 010 की, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये उसके टैग नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 010 का जो टैग बनेगा, इसको 7 बिट्स पे जब हम लिखेंगे इसको इस तरीके से, तो 3 बिट्स टैग के लिए, 2 बिट्स लाइन नंबर के लिए, और 2 बिट्स उसके ऑफसेट के लिए। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास 0 1 0, लाइन नंबर क्या है 0, तो 2 बिट्स में इसको 0 0 रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, अब उसके अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे वो किस फॉर्मेट में होंगे, वो जो उनका जो फॉर्मेट बनेगा वो फॉर्मेट होगा जो पहला जो नंबर होगा, यानी कि जो वर्ड 0 या वर्ड 4 या वर्ड 8, उसका जो फॉर्मेट होगा वो उसकी पोजीशन ऑफसेट वैल्यू 0 0 हो सकती है। अच्छा, ये 0 1 हो सकती है, ये 1 0 हो सकती है, ये 1 1 हो सकती है। ठीक है, बाकी वैल्यूज इसकी ऐसे रहेंगी 0 1 0 एंड 0 0। इसको हम लिख लेते हैं एंड 0 0 0 1 0 एंड 0 0। बेसिकली ये हमारे पास वो वर्ड्स होंगे जो कि इस वक्त कैश मेमोरी में अवेलेबल, और वो टैग से, सिर्फ एक टैग नंबर से, इस टैग नंबर से हम पता चला लेंगे। अच्छा, कैलकुलेट करते हैं ये हमारे पास इस वक्त कौन सा वर्ड मौजूद है। 0 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 32 कि 32 33 34 35, W 32 33 34 35। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम जो पेज नंबर, जब हम पेज टेबल से देख लेते हैं ना कि हमारे पास कौन से, उस पेज टेबल से हमें लग जाता पता ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट में, जब हम पेजिंग और सेगमेंटेशन की हम बात करते हैं तो पेज टेबल हमें बता देता है कि इस पेज के अगेंस्ट कौन सा फ्रेम है और उसका फिजिकल एड्रेस क्या है। तो बिल्कुल इस तरीके से अगर हमारे पास जस्ट एक टैग नंबर हो, यानी कि अगर लाइन पे अगर हम एक टैग नंबर दे दें, या इस लाइन पे टैग नंबर दे दें, या इस लाइन पे टैग नंबर बता दें, उस टैग नंबर से हम फौरी तौर पे पता चला लेंगे कि हमारे पास इस वक्त मेन मेमोरी के अंदर जो नंबर ऑफ वर्ड्स है वो कौन कौन से अवेलेबल। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि अगर मेरे पास जो इस लाइन पर जो टैग नंबर जनरेट हुआ है बाय द सीपीयू वो 010 जनरेट हुआ, ये मैं कह रहा हूं इस पर्टिकुलर लाइन पे जो जनरेट हुआ है। अच्छा, मैं इसकी एग्जांपल एक और देता हूं इसके बाद, पहले मैं ये अंडरस्टैंड करवा दूं आपको कि इस लाइन पे जो टैग जनरेट हुआ है वो 010 जनरेट हुआ है, और उसके साथ जो ये लाइन नंबर है वो 0 है बेसिकली, और इसके साथ मेरे पास जो पॉसिबिलिटी हो सकती है, यानी कि जो नंबर ऑफ वर्ड्स है वो कितने हैं, वो 4 है, यानी कि 0 0 है, 0 1 है, 1 0 है और 1 1 है।
इसका जो हमारे पास डेसिमल बनेगा वो 32, 33, 34, 35। अच्छा, मिसाल के तौर पर यहां पर एक L3 पे चले, मैं इसकी एक और एग्जांपल लेता हूं कि यहां पर एक टैग नंबर जनरेट हुआ। लेट्स सपोज मेरे पास वो है 110। ठीक है। अच्छा, अब आप देखते हैं कि इस पोजीशन पे हमारे पास जो वर्ड्स होंगे वो कौन कौन से होंगे। तो अगेन जरा देखिएगा, इस जगह पर हमारे पास टैग नंबर क्या है, 110। ये हमारे पास लाइन नंबर कौन सी है, 3, यानी कि 11। और इसमें पॉसिबिलिटी कौन सी होंगी, सबसे पहले 00। फिर नेक्स्ट पर इधर मैं लिख देता हूं 110, 110 एंड 1। अच्छा, पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं ये कितना बनता है। 0 1 2 2 हमारे पास आ गया 4, 3 हमारे पास आ गया 8, ऐड हो गया ये 0 1 2 3 8 हो गया, ये 12 हो गया टोटल हमारे पास। अच्छा, 0 1 2 3 4 5, ये हमारे पास आ गया 32, और ये आ गया हमारे पास 64। ये ऐड करते हैं, ये हमारे पास आ गया 96, 106, 108। तो इसका मतलब है हमारे पास जो वर्ड्स अवेलेबल होंगे W108, 109, 1010, 1011। तो ये टैग से हम सिर्फ इस टैग को देख के हम ये पता चला लेंगे कि हमारे पास कौन से वर्ड कैश मेमोरी में करंटली अवेलेबल है। तो ये कॉन्सेप्ट था। ये थोड़ा सा मैसी हो गया माजरत के साथ। इसको जरा आप जब वीडियो सुनेंगे तो आपको ये चीजें अंडरस्टैंड हो जाएंगी। लेकिन इसको एक सजेशन ये है कि इसको नोट कीजिएगा, जो जो चीजें आप कर रहे होंगे, जब इसकी वीडियो सुन रहे होंगे, साथ साथ आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा इन चीजों को, क्योंकि पास का माउस से लिखते हुए कुछ चीजें वो क्लियर नहीं होती, लेकिन मैं साथ साथ बोलता जा रहा होता हूँ, इसलिए उनको साथ साथ आपने नोट डाउन कर लेना इन चीजों को। ठीक है। तो ये आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट किया हमने डायरेक्ट मैपिंग के। इसके हवाले से कुछ मैं न्यूमेरिकल्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और वो न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह ये चीज मजीद आपको बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड हो जाएगी। और नेक्स्ट जो टाइप है एसोसिएटिव मैपिंग और सेट एसोसिएटिव, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।